नमस्कार दोस्तों। आज के पॉलिटी के इस सेक्शन में हमारा टॉपिक होगा केंद्र राज्य संबंध। आज हम संघीय और राज्य संबंधों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार आप न्यूज़पेपर्स में या समाचारों में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सुनते होंगे। बहुत सारे विवाद भी हुए केंद्र राज्य संबंध में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध पे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का केंद्र राज्य जो संबंध है वो संघीय व्यवस्था पर आधारित है। देखिए, संघीय व्यवस्था का जो सबसे मूल फंडा है वो है केंद्र और राज्यों का जो है संबंध। ठीक है, जो केंद्र राज्य संबंध है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, जैसा कि हम बहुत पहले ही बता चुके हैं जब हमने बताया था कि किस देश से कौन सा चीज़ लिया गया है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है और न्यायपालिका को इस विभाजन से जो है बाहर रखा गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब ने यहाँ तक चीज़ें समझी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम 7वीं अनुसूची के बारे में बहुत पहले डिस्कशन कर चुके हैं। चूँकि केंद्र राज्य संबंध को हम पढ़ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों को फिर से देखेंगे। तो देखिए, 3 सूचियां जो हैं 7वीं अनुसूची में, 7 अनुसूचियों के बारे में बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो जाइए अनुसूचियों वाला सारा लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, देखिए, संघीय सूची की अगर मैं बात करूं तो कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी। संघ सूची के विषय में कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। और इसका विषय जो होगा वो रक्षा है, विदेशी मामले हैं, युद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अणुशक्ति है, सीमा शुल्क है, जनगणना है, विदेशी ऋण है, डाक एवं तार है, प्रसारण है, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु परिवहन, जल परिवहन। ये सारी चीज़ें किस में आती है? संघीय सूची का विषय है, जिस पर कानून कौन बनाएंगे? संघ यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। और ये सारे विषय जो हैं वो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। किसके विषय हैं? राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि इन सारी चीज़ों पर हम बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अनुसूचियों वाले टॉपिक में। तो इसका एक तरह से रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, तो करते चले जाइए। वहाँ और सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं राज्य सूची के विषय में, तो कानून, भाई राज्य सूची का विषय है तो कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसमें विषय है लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई, रेलवे, पुलिस। देखिए, एक चीज़ मैंने वहाँ भी बताया था जब मैं इसके बारे में करवा रहा था कि रेलवे जो है, केवल रेलवे शब्द आएगा तो वो केंद्र का विषय होगा, लेकिन रेलवे जो पुलिस होता है, रेलवे पुलिस, वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यहाँ तक आप समझे होंगे। और ये सारे विषय जो है स्थानीय महत्व के हैं। अगला चीज़ है समवर्ती सूची। भाई, समवर्ती सूची नाम से ही स्पष्ट है, इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानून में विरोधाभास होता है तो जो केंद्र का कानून है वो लागू होगा। इसमें कौन से विषय आते हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और आगे देखें तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनगणना नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। आए हुए जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, उसको ज़रूर करें। ठीक है, तो हमने देखा अब तक समवर्ती सूची के विषय में क्या क्या सम्मिलित है और 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाल दी गई। अगला चीज़ है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति इसको कहते हैं। इस प्रकार के जो विषय होंगे उस पर कानून जो है केंद्र यानी कि संघ बनाएगा।
अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। याद रखिएगा, जो ये अनुच्छेद मैं पढ़ने जा रहा हूँ एक एक करके सारी चीज़ों को, स्पेशली 249 के बाद में 253, ये दो चीज़ आप एकदम से याद रखिएगा। हालांकि जितने भी यहाँ अनुच्छेद में पढ़ूंगा वो आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना होगी। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा यूपीपीएससी से या फिर अन्य चयन आयोग से कि वहाँ यहाँ से क्वेश्चन ना बने। ये जो 8-10 अनुच्छेद में बताऊँगा, स्पेशली 2-3 अनुच्छेदों को लगभग हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से 100% चांस है कि सवाल बनेगा, इसलिए इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 247 की जहाँ तक बात है, तो इसमें संसद कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद जो हैं केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने से संबंधित हैं या केंद्र राज्य पे संबंधित हैं, मतलब केंद्रीय और राज्य के विषयों पर संबंधित हैं। ठीक है, 247 को हमने देखा, संसद क्या करेगी, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान जिस पर कानून संसद बनाएगी। तो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 248 में कहा गया है। इसके अलावा 249 की बात करें तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति है। हर 10 एग्जाम में से आप मान के चलिए 9 एग्जाम में ये सवाल बनता है। अनुच्छेद 249 क्या है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 250 की बात करें तो राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। कब, जब आपातकाल लागू। ठीक है, 252 की बात करें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 252 जो है ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात, जब वो सहमति दे दें दोनों राज्य, संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य कह दें कि संसद को कि आप हमारे लिए कानून बनाइए, और किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार भी कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कहा गया अनुच्छेद 252 में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 253 जो है वो कहता है संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर संसद के कानून बनाने की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 253 में कहा गया है। ठीक है, अगला चीज़ है अनुच्छेद 257। देखिए, कुछ मामले में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 257। 262 जो है अनुच्छेद, ये अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय है। तो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों से संबंधित मामला किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 262 में। ठीक है, अनुच्छेद 262 क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। अनुच्छेद 268 की बात करें तो संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर है। 268 में संघ द्वारा आरोपित मतलब लगाए गए कर हैं जिसको राज्यों द्वारा संग्रहित किया जाता है और उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 268 ये में संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर है। ठीक है, सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और उपयोग किए गए कर हैं। वहीं अनुच्छेद 268 ये में संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए सेवा कर हैं। अनुच्छेद 269 में केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर हैं। मतलब केंद्र जो है लगाता है और संग्रहित करता है और किसको दे देता है, राज्यों को। ऐसा कर जो है टैक्स के बारे में, कर के बारे में अनुच्छेद 269 में बताया गया है। अनुच्छेद 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर
संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, मतलब केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर हैं जिसको संघ में और राज्यों के बीच में बांटना है, वितरण करना। अनुच्छेद 270 में इसके बारे में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 275 की जहाँ तक बात है, इसमें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 283 है, संचित निधियों, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में जमा धनराशि की अभिरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 286 में वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद कर करारोपण पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या कहा किया गया है अनुच्छेद 286 में? वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद कर करारोपण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 292 में भारत सरकार के लिए उधार, मतलब भारत सरकार जो उधार लेती है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा लिया गया उधार, मतलब 292 में भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार एवं 293 में राज्यों द्वारा लिए गए उधार के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। जैसा कि हमने कहा अनुच्छेद 249 को बार बार पूछता है, तो इस चीज़ को हम डिटेल में देख लेते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर बार बार पूछता है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा, कौन? राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कब प्राप्त हो जाती है? जब राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर दे, यानी कि प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद कानून बनाए राज्य सूची के विषय पर, तो ऐसा कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए संसद द्वारा बनाया गया इस प्रकार का जो कानून होता है 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है। लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो राज्य सूची पर यह कानून बनाया गया है राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, जो 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया गया है संसद द्वारा, वह 1 साल के लिए परिवर्तनीय रहता है। लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अगला चीज़ अगर देखें, राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो मुझे पूरा यकीन है यहाँ तक आप सब ने समझ लिया होगा। अब आगे अगर हम देखें, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद सुलझाने के लिए मुख्य आयोग कई गठित हुए, उसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति, सहकारिता समिति, पुंछी समिति, इन सब के बारे में अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ है 1966 में, और इसके जो प्रथम सभापति थे वो मोरारजी देसाई थे। 4 अन्य सदस्य इसमें थे। कौन कौन? सर्वश्री के हनुमंतैया, हरीश चंद्र माथुर, GS पाठक बाद में देवदत्त मुखर्जी इनकी जगह पे आ गए थे, और HB कामत। यहाँ पे चारों का नाम लिखा गया है, फिर से सुन लीजिए। सर्वश्री के हनुमंतैया, हरीश चंद्र माथुर, GS पाठक, बाद में इनकी जगह पर देवदत्त मुखर्जी और HB कामत। ये जो हैं प्रशासनिक सुधार आयोग के 4 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो सभापति थे वो मोरारजी देसाई थे। इसके सचिव जो थे वो थे श्री B शंकर, बाद में VB चारी इसके सचिव बनाए गए थे। वहीं अगर प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करेंगे। अभी तक हमने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात की थी जिसका गठन 1966 में हुआ था। उनके 4 सदस्यों के बारे में हम डिस्कस किए, सचिव के बारे में डिस्कस किए, प्रथम सभापति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं किए। अब हम
प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय यानी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो 2005 में गठित हुई और इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए संक्षेप में कम से कम जितना बता रहे हैं उतना तो जानिए। अब अगला चीज़ है राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग 1970 में गठित हुआ। कब गठित हुआ? 1970 में। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के बीच संबंधों पर विवाद जो है उस पर विचार करने के लिए यह समिति गठित की गई। कौन सी समिति? राजमन्नार। किसने गठित किया? तमिलनाडु सरकार द्वारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध है उस पर विचार करने के लिए राजमन्नार आयोग 1970 में गठित किया गया। ठीक है। इसके अलावा इस समिति ने जो है संबंधों को सुधारने के लिए अनेक सुझाव दिए। जैसा कि भाई जिसके लिए गठित हुआ था तो सुझाव देगा ही। इस समिति ने भी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया। क्या किया? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया और अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर अंकुश लगाने की सिफारिश की। मतलब राष्ट्रपति शासन जो लगता था बार बार, उस पर अंकुश लगाने की बात की। ठीक है। अब अगला चीज़ है सरकारीय आयोग। इसका गठन होता है 1983 में। सरकारीय आयोग कब बना? 1983 में। केंद्र राज्य के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। देखिए सरकारी आयोग बार बार पूछता है किससे संबंधित है, तो केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंधों से संबंधित उसकी जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उससे संबंधित है। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। बार बार क्वेश्चन आता है और इसके हर एक टॉपिक से सवाल बना हुआ है। तो कितने सदस्यीय आयोग था ये? 3 सदस्यीय। तो पहले तो सरकारिया जी थे, R.S. सरकारिया, इसके अध्यक्ष थे। अगले 2 थे V. शिवरामन और M.R. सेन। कौन? वी फॉर बैनमाला V. शिवरामन और M.R. सेन इसके अन्य सदस्य थे। इसके अलावा आयोग को अपना कार्य पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। कितने समय का? 1 साल का समय दिया गया। ठीक है। लेकिन इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाया गया और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 4 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। 1983 में बना, 1987 में अपनी रिपोर्ट दी। इसका सार आधिकारिक तौर पर 1988 में रखा गया और इसमें कुल 247 सिफारिशें रखी गई। ठीक है। यहाँ तक आपने अच्छे से देखा। अगला है पुंछी आयोग। देखिए पुंछी आयोग जो है अप्रैल 2007 में बना और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। अन्य सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर N.R. माधव। कौन कौन? धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर N.R. माधव। और कब बना? 2007 में बना। इसके अलावा डॉक्टर अमरेश बागची भी इसके सदस्य थे। तो धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार और प्रोफेसर N.R. माधव मेमन। फिर से सुनिए, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर R.N. माधव मेमन और डॉक्टर अमरेश बागची इसके सदस्य थे। 2008 में बागची की मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह पर विजय शंकर को आयोग का एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो पुंछी आयोग कब आया? बार बार क्वेश्चन आता है, 2007 में। अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी। अन्य सदस्य कौन थे? धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर N.R. माधव मेमन और डॉक्टर अमरेश बागची। डॉक्टर अमरेश बागची 2008 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह पर कौन आते हैं? विजय शंकर को आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाता है। यहाँ तक आप समझे होंगे। अगला चीज़ है हमारा अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग 263 के अनुसार जो है केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करते हैं। तो अनुच्छेद 263 के अनुसार केंद्र राज्य के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किया जाता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री करता है इसके बैठक की अध्यक्षता। ठीक है। इसके अलावा
परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों। कितने सदस्य? 10 सदस्य। तो ये तो था अंतर्राज्यीय परिषद, जहाँ से लगभग 10 में से 9 बार सवाल बनता है। कुछ नहीं पाता है तो यही पूछ लेता है किस अनुच्छेद में है। तो भाई इसमें सारी चीज़ें दिए, फिर से देख लीजिए संक्षिप्त रूप से एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 263 के अनुसार केंद्र व राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ने एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की या कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। वहीं परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम कितने सदस्य? 10 सदस्य जरूर हों। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने देखा अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, और आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। बहुत ही जल्द अगला लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, और बहुत कम 2-3 लेक्चर में पूरी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।